नमस्कार मित्रों। सिकंदर के भारत आक्रमण के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और मैंने पिछली कक्षा में सिकंदर के आक्रमण के पृष्ठभूमि में यूनान के संदर्भ में बात की, ईरान से यूनान के संघर्ष की बात की। सिकंदर के ऊपर उसके गुरु महान गुरु अरस्तु और उसके पिता का प्रभाव, उसकी महत्वाकांक्षाओं में क्या कारण थे, उसकी वृद्धि के क्या कारण थे, उन पर हमने चर्चा की और विस्तार से समझने की कोशिश की। अब हम एक संक्षिप्त जीवन वृत्तांत सिकंदर का देखते हैं। आप देख रहे होंगे सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। यूनान के एक प्रांत, उत्तरी प्रांत मकदोनिया, जिसे मेसिडोनिया भी कहते हैं, में हुआ। फिलिप, इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय यूनान के प्रथम क्षत्रप थे, मकदोनिया के शासक थे। गुरु की बात की तो अरस्तु। सिंहासनारोहण सिकंदर का 336 ईसा पूर्व में 20 वर्ष या 19 वर्ष की अल्पायु में हुआ था, जब इसके पिता की मृत्यु हो गई। यह 334 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग 4 वर्ष तक ईरान के साथ युद्ध में व्यस्त रहा और इसे 331 के आसपास इसे या 330 के आसपास ईरान में अलबेला के युद्ध में विजय प्राप्त हुई और ईरानी साम्राज्य समाप्त हो गया और यूनानी साम्राज्य की स्थापना हुई। एक बड़ा उलटफेर मध्य एशिया में घटा। ये 326 ईसा पूर्व के आसपास भारत भूमि पर निकाया, जो भारत का सबसे निकटवर्ती प्रांत था, वहाँ पर पहुँचा और भारत की ओर आक्रमण करने की लगा। 325 ईसा पूर्व में ये वापस भी लौट गया। लगभग 19 वर्ष में ये भारत में रहा और इसके तमाम क्षेत्रों पे अभियान रहे। मृत्यु की बात करें तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 32 वर्ष की अल्प आयु में इसकी मृत्यु हो गई सिकंदर की। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर महान जो शख्सियत रहे हैं उनके जीवन बहुत ही कम रहता है, ऐसा भी इनका देखने को मिला है। ये तमाम चीज़ें हैं जिनके आधार पे हम उसके जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो मैप है जिस पे हम यूनान से सिकंदर के भारत तक पहुंचने के मार्ग और बीच के क्षेत्रों को जीतने तक का एक मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। आप मैप में देख रहे होंगे ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर के ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर के उत्तर में एक द्वीप दिख रहा है। इसमें सबसे ऊपर आपको मकदोनिया दिखाई दे रहा है, बीच में यूनान यानी एथेंस है और सबसे लास्ट में आखिर में आकर के स्पार्टा है। ये लगभग 3 ओर से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ घिरा हुआ देश है। और ये वहाँ से बढ़ता हुआ आता है और आप देख रहे होंगे एक लंबी यात्रा करता हुआ बीच के बहुत से शासकों को पराजित करता हुआ मिस्र तक वो पहुंचता है, मिस्र को भी जीतता है। फारस जो ईरान है, तो उसमें जिसका बहुत प्रभुत्व था, पराजित करता है और इस प्रकार से वो सिकंदरिया होते हुए काबुल पहुंचते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार करता हुआ वो खैबर दर्रे पे पहुंचता है और खैबर दर्रे से वो भारत के लिए अभियान प्रारंभ कर देता है। खैबर दर्रे के पास ही उसने एक अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना की थी। बैक्टीरिया पर विजय प्राप्त करने से पहले उसने अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना की थी और वो एक बेस भूमि के रूप में इस्तेमाल अलेक्जेंड्रिया को करता था ताकि उसे भारत को जीतने में सरलता हो। भारत को जीतना उसका एक बड़ा स्वप्न था
और वो हम देखते हैं। इस मैप के माध्यम से आप उसके तमाम अभियानों को समझ सकते हैं। दूसरे मैप में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो बैक्टीरिया के बाद जो बल्ख में एक प्रांत था, एक नगर था, जहाँ से उसने भारत के लिए अभियान प्रारंभ किया, उस मार्गों का अनुसरण कर किस मार्ग से वो आया और उसने किन किन प्रदेशों को जीता और कैसे कैसे जीता। आप मैप में देख रहे होंगे, ये बैक्टीरिया प्रांत है बल्ख के पास, और ये अलेक्जेंड्रिया या अलेक्जेंड्रिया जिसे हम कहते हैं, ये अलेक्जेंड्रिया की स्थापना बल्ख या बैक्टीरिया विजय से पहले ही सिकंदर ने कर ली थी, और इस भूमि को वो अपने एक बेस भूमि की तरह इस्तेमाल करना चाहता था भारत। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आम्भी जो कि तक्षशिला शासक था उसने काफ़ी सहयोग कर दिया था और एक मित्र के रूप में मिल गया, इसलिए उसके कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी उसने प्लानिंग पहले कर रखी। 327 ईसा पूर्व में, लगभग 327 ईसा पूर्व में सिकंदर हिंदू कुश पर्वत को पार करता हुआ कोही दामन के श्यामल घाटी में प्रवेश करता है, और यहाँ पर वो अलेक्जेंड्रिया पहुँचता है। अलेक्जेंड्रिया जिसकी स्थापना उसने पहले ही कर दी थी। अलेक्जेंड्रिया पहुँचने के बाद सिकंदर ने यहाँ के क्षत्रप को कुशासन के आरोप में पदच्युत करता है और उसके स्थान पर अपना एक नया शासक नियुक्त करता है, और इसके पीछे एक वजह थी कि ताकि मुझे यहाँ से अच्छा सहयोग मिलता रहे। फिर आगे वो बढ़ता है, खैबर दर्रा पार करता है, और आप देख रहे होंगे कि एक निकाया नामक स्थान है, ये इसको उसने पोरस पर विजय प्राप्त करने के बाद इस नगर को बसाया था। इस स्थान पर पहुंचता है। निकाया आधुनिक जलालाबाद के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया, और प्रथम भाग का नेतृत्व उसने पर्डिकस को सौंपा, और पर्याप्त सैन्य बल के साथ उसने इसे काबुल की घाटी के रास्ते सिंधु नदी तक पहुँचने के लिए भेजा। आप देख रहे होंगे ये काबुल नदी की घाटी है, और इधर से वो आने के लिए था, मतलब एक घेरे की तरह से उसे जीतने की बात उसने कही। निकैया में ही तक्षशिला शासक आम्भी सिकंदर से आकर मिला, और उसने बहुत से हाथी और बहुत से मूल्यवान वस्तुओं का सिकंदर को उपहार के रूप में दिया, और उसने सिकंदर को भारत विजय में हर तरह के सहयोग देने की इच्छा जाहिर की, और साथ ही उसने उसको आमंत्रित भी किया कि वो, हालांकि आमंत्रण की कोई ज़रूरत नहीं, सिकंदर तो पहले मन बना चुका था कि वो भारत को विजय लेगा, लेकिन आम्भी का भय था, डर था, या फिर झेलम और चिनाव के मध्य में जो पुरु का राज्य था, जिसकी शक्ति दिन तक बढ़ रही थी, उसके प्रति ईर्ष्या थी, डर था, भय था, और उसकी शक्ति का मर्दन करने के लिए, उसको परास्त करने के लिए एक विदेशी शत्रु जो एक लंबी यात्रा करके आ रहा था, उसके इस्तेमाल करने की बात थी। आम्भी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर को आमंत्रित किया, और भारत के लिखित इतिहास में ये पहला विवरण है इसमें किसी भारतीय शासक ने अपने राष्ट्र के प्रति द्रोह किया, इसीलिए आम्भी को पहला देशद्रोही भी कहा जाता है। निकैया से अवशिष्ट शक्तियों के साथ सिकंदर ने और कई अभियान किए। उसने कई क्षेत्रों को जीता, जिसमें अस्मकों को जीता। अस्मक आप देख रहे होंगे, ये क्षेत्र, आप थोड़ा सा मैप को हम लोग बड़ा करते हैं और इसको देखते हैं। आस्केनोस, ये अस्मक या अस्वक किसी भी नाम से आप जान सकते हैं, ये क्षेत्र था। यहाँ पर विजय प्राप्त की।
और अस्मक पर जब सिकंदर ने चढ़ाई की तो अस्मक के लोगों ने जो है लोग भाग गए, डर के भाग गए, अपनी राजधानी छोड़कर चले गए और अस्मक को पूरी तरह से उसने लूटा। दूसरा एर्नोनस एक प्रांत है, ये यहाँ पर भी अभियान किया सिकंदर ने, और यहाँ के युद्ध में सिकंदर को काफ़ी हानि भी पहुँचानी पड़ी। ये पहाड़ियों पर, छोटे छोटे बड़े बड़े पहाड़ों पर अवस्थित ये दुर्ग थे, छोटे छोटे दुर्ग थे, और ये वहाँ से बहुत, इनकी स्थिति बड़ी सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और ये सिकंदर को बहुत क्षति पहुँचा रहे थे। लगभग 3 से 4 दिन तक ये युद्ध चला, और अंत में कुछ कूटनीति वहाँ के एक स्थानीय शासक द्वारा, प्रधान द्वारा छल करने के कारण, अपने देशद्रोह के कारण, रास्ता और मार्ग और बता देने के कारण इनकी पराजय हुई। इस प्रकार से देखते हैं कि निकाया में से वो कई अभियान करते हुए इन सारी ऊपरी प्रदेशों को, ऊपरी क्षेत्रों को जीतता हुआ आगे बढ़ा। निकाया से वो तक्षशिला यहाँ पहुँचा। तक्षशिला पहुँचा तो तक्षशिला में तक्षशिला शासक आम्भी उसके स्वागत के लिए आगे आया और सेना के साथ आ रहा था। तो इसे देख करके सिकंदर को लगा कि आम्भी युद्ध के लिए आ रहा था, तो उसने रणभेरी बजाने का भी आदेश दे दिया। लेकिन जब बाद में पता चला कि नहीं, वो तो मिलने के लिए आ रहा है, संधि के लिए आ रहा है, समर्पण के लिए आ रहा है, तो उसने उससे मित्रता स्वीकार कर ली। और ये चूँकि निकाया में बात हुई थी, तो तक्षशिला नरेक आम्भी से बाकी सम्मानपूर्वक अपने राज दरबार में ले जाता है, और वहाँ पर बहुत ही आवभगत होती है, और उससे सिकंदर बहुत प्रसन्न होता है। बहुत से हाथी और धन संपदा और सैनिक तक्षशिला नरेश आम्भी देता है। यहाँ पर कुछ और शासक भी उससे संबंध जो है अपना अधीनता स्वीकार कर लेते। और इसी के बीच में एक और प्रांत का नाम आता है, जिसे मशक के नाम से जानते हैं, मशक के नाम से जानते हैं, जिस पर भी सिकंदर ने विजय प्राप्त की थी। और यहाँ पर मशक में के शासक के पास 7 सहस्त्र सैनिक थे, और ये सारे सैनिक जो थे एक तरह से भाड़े के सैनिक थे। शासक की मृत्यु के बाद ये समझौते पर आ गए, और इन्होंने समझौता किया, और समझौता करने के बाद जब ये वापस लौट रहे थे तो सिकंदर ने आक्रमण दे करके इनको छलपूर्वक हत्या करवा दी। सिकंदर के साहसिक अभियानों में ये घटना उसके ऊपर कलंक की तरह है कि विश्वासघात करना, पीछे से वार करना एक महान शासक या महान योद्धा के लक्षण नहीं हो सकते। इस आधार पर उसकी इतिहासकार, तत्कालीन इतिहासकार बड़ी आलोचना करते हैं। इसमें आर्नोक जाति की बात की, एस्किमोइज लोगों की बात की, जिसे आप ये मैं बात कर रहा था। उनके साथ उनके विजय में उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और तक्षशिला और इन क्षेत्रों को जीतते हुआ वो अंततोगत्वा झेलम तट पर तक्षशिला में ही उसने पुरु को भी संदेश भेजा कि पुरु जो पोरस है वो हमसे अधीनता स्वीकार करे। लेकिन पुरुष ने एक ये कहलवा भेजा कि मैं शासक का, मैं सम्राट का दर्शन तो करूंगा, लेकिन रण क्षेत्र में करूंगा और एक सैनिक की वेशभूषा में करूंगा। जिससे उसने झेलम नदी पर जो है पुल बांधने की बात की, और ये दोनों सेनाएं जो है पुरु और सिकंदर की सेनाएं आमने सामने आ गई। आगे हम आगे की वीडियो में हम बात करेंगे झेलम तट के के या वितस्ता, झेलम को प्राचीन नाम वितस्ता के नाम से भी जानते हैं। वितस्ता तट का युद्ध जो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, सिकंदर और पोरस का युद्ध। इसमें
भारतीयों की कमी और सिकंदर की दूरदर्शिता का भी ज्ञान होता है, जो बाद में आपको बाबर के काल में भी आपको देखना पड़ता है। रण कौशल, जो व्यू रचनाएं हैं और निर्णय लेने की क्षमता जो है, और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता जो हमारे आक्रमणकारियों में रही, वो भारतीय नरेशों में नहीं देखने को मिली है, जिसकी वजह से पराजय झेलनी पड़ती है। हालांकि सिकंदर के अभियान का बहुत ही बड़ा प्रभाव नहीं रहा है, राजनीतिक बड़ा प्रभाव नहीं रहा है, फिर भी पराजय तो पराजय होती है, और गुलाम का जीवन तो गुलाम का जीवन ही होता है। अगर प्लेटो के शब्दों में बात करें तो प्लेटो रिपब्लिक में लिखते हैं कि गुलामी मृत्यु से भी भयानक है, क्योंकि स्पार्टा से एथेंस पराजित हो गया था और उनके गुरु, जिनका 399 ईसा पूर्व में स्पार्टा के शासकों द्वारा हत्या करवा दी जाती है, जबकि कोई कारण नहीं होता है। इनमें देशद्रोह का मुकदमा चला जाता है और विष दे करके हत्या कर दी जाती है। तो गुलाम तो आप अपने हिसाब से ही आपको रखेंगे, इसलिए गुलामी तो गुलामी होती है, बाकी कुछ नहीं। अगली वीडियो में हम पुरु और सिकंदर के युद्ध के ऊपर वार्ता करेंगे। धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन का कार्य इस प्रकार कर रहे हैं। धन्यवाद।